अगर अकाउंट्स में किसी की फटती है ना तो उसमें सबसे बड़ा रीजन होता है जनरल एंट्रीज। आज हम इस चैप्टर की जनरल एंट्री को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक खत्म करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सचेंज, हमने कल इसकी बेसिक थ्योरी पढ़ ली है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, वो कब दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है। ठीक है, आज हम इसका न्यूमेरिकल पोर्शन करने जा रहे हैं और चैप्टर को समाप्त करने जा रहे हैं। तो बेसिकली बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है, वापस से समझ लो। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का सिंपल भाषा में मतलब होता है कि जब आप किसी को उधार में सामान दे रहे हो तो उसके बदले में एक ट्रांजेक्शन उससे कराते हो, यानी कि एक कागज पर उससे साइन करा लेते हो कि भाई तुम मुझे पैसे देगा ना। वो ट्रांजैक्शन लीगल होता है क्योंकि उसमें लगा होता है एक स्टैंप। तो चलिए देखते हैं कि क्या उसकी कहानी होती है। तो यहां पर मैंने एक टेबल बना रखी है, उस टेबल के अंदर सबसे पहले कि परचेज होगी या सेल होगी, उसके बाद बिल बनेगा, उसके बाद उस बिल के साथ क्या क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सेल या परचेज। तो फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास दो व्यक्ति है, एक है ए और एक है बी। ए है हमारा शॉपकीपर और बी है हमारा कस्टमर जो कष्ट से मर रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले हमारा जो शॉपकीपर है उसने एक सामान बेचा, किसको, कस्टमर को। ठीक है, तो वो अपनी किताब में क्या एंट्री करेगा, बेचने की एंट्री होती है। बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्योंकि कैश में सेल्स नहीं हुई है, बी ने करी। बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है, फलाना फलाना अमाउंट मान लेते हैं 1000 रुपए। ठीक है, अब बी जो है वो भी अकाउंटेंट है, वो भी अपनी किताबें मेंटेन करता है। तो उसने क्या किया है, ए से सामान खरीदा है, ए ने बी को बेचा, बी ने खरीदा है वो सामान। तो बी अपनी किताबों में क्या एंट्री करेगा, परचेज टू ए। अब 1000 रुपए जैसे बहुत 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 ज्यादा बड़े अमाउंट के लिए ये एक दूसरे पे भरोसा कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे ए ने बनाया एक बिल, वो बिल दिया बी को, भाई तू साइन कर और मुझे वापस दे दे। तो जब बी ने वो बिल साइन किया, साइन करने के बाद ए को वापस मिला, तो अब जो ए है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किससे मिला है, उसको दिख रहा है एक बिल जिसके बदले में उसको मिलेंगे पैसे। तो वो क्या करेगा, इस बी को हटा देगा, बोला बी तू हट जा, बिल आ जाए इसकी जगह। तो हम क्या करेंगे, ए को क्योंकि पैसे मिलने वाले हैं तो ए के लिए बन जाएगा बिल रिसीवेबल टू किसको, बी को 1000 रुपए। अब इस एंट्री से हुआ क्या, बी क्रेडिट और बी डेबिट, बी हो गया खत्म। ये दो एंट्री समझना हो क्या रहा है, इस एंट्री से बी हो गया खत्म। तो ए की किताबों में बी है ही नहीं, ए की किताबों में बिल है जिसके बदले में सेल हुई है। सिमिलरली ये भी ऐसा ही करेगा, ए को खत्म करेगा और टू बनाएगा बिल्स पेएबल, क्योंकि इसको बिल देना है। ठीक है, इसका लॉजिक ये है कि बिल रिसीवेबल एक एसेट है, डेबिट कर दिया, बिल पेएबल एक लायबिलिटी है, क्रेडिट कर दिया। अब दोनों अपने अपने धाम चले गए। 3 महीने का वो बिल था, 3 महीने में उस बिल के साथ जो जो होगा उसके बारे में हम बात करते हैं। तो केस नंबर 1 समझते हैं। देखो ये एंट्री तो सेम है, बेचने खरीदने की एंट्री यही रहेगी, ड्राइंग की एंट्री यही रहेगी। केस नंबर 1 क्या कहता है, केस नंबर 1 कहता है कि बिल रिटेन हुआ है। बिल क्या हुआ है, रिटेन हुआ है। रिटेन होने का मतलब क्या होता है कि 3 महीने दोनों भले मानुस, दोनों ने बिल का कुछ नहीं किया, 3 महीने बाद पेमेंट होती है, अपने अपने सब घर चले जाते हैं। पेमेंट होती है तो पहले ए को पेमेंट मिलेगी, तो पैसा आता है तो ए क्या करेगा, कैश या बैंक जहां से भी पैसा आ रहा है, किसके बदले में पैसा आ रहा है, दे भी रहा है पर उस खुद नहीं दे रहा, वो क्या दे रहा है, बिल के बदले में पैसा दे रहा है। दे भी रहा है पर दे बिल के बदले में रहा है। बिल रिसीवेबल हमने कर दिया क्रेडिट, समझ गए। देखो ये डेबिट में बिल रिसीवेबल, क्रेडिट में बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल खत्म हो गया। अब बी देखते हैं, बी क्या एंट्री करेगा। तो बी के पास से पैसा गया तो इसने करा टू कैश। क्या करा, टू कैश। किसको दे रहा है, ए को दे रहा है, पर ए को खुद को नहीं दे रहा है, बिल के बदले में दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, बिल पेबल को कर देंगे 1000 रुपए। क्लियर हो गया। अब मान लो इनके परेशानी आ गई। परेशानी क्या आ गई, ये तो हो गया बिल का पेमेंट, दोनों घर चले गए। कंडीशन ये भी हो सकती है कि अगर बिल का पेमेंट नहीं हुआ साहब तो क्या करेंगे। अगर बिल का पेमेंट नहीं होता है तो क्या किया जाएगा, तो कुछ नहीं होगा। अगर मान लो बिल क्या हो गया, डिसऑनर। डिसऑनर का मतलब क्या होता है, बिल खत्म हो गया, पैसे नहीं दिए, बी भाग गया, बोले नहीं देना निकल लो, तो अब बिल हो गया खराब। समझना, या तो पेमेंट होगी या फिर डिसऑनर होगा। अगर पेमेंट होगी तो डिसऑनर नहीं होगा, डिसऑनर होगी तो पेमेंट नहीं होगा। ठीक है,
अगर पेमेंट हो गई तो खेल खत्म, घर चले जाओ, ये एंट्री करके घर चले गए। अगर पेमेंट नहीं हुई, 3 महीने बाद बिल का पैसा नहीं मिला, तो ए क्या करेगा, ए बिल को तो हटाएगा क्योंकि बिल तो खराब हो गया, अब 3 महीने खत्म हो गए। उसके बदले में उसको कैश मिलना था, कैश नहीं मिला है, तो वो किसका गला पकड़ेगा, बी का पकड़ेगा। तो वो क्या कर देगा, बी को कर देगा डेबिट। तो भाई बी को हम वापस से जिंदा कर दिया, उसने बोले बी का गला पकड़ना है क्योंकि उसने बिल रिसीवेबल का पैसा नहीं दिया। ये क्या है हमारा बी, इसका भी बिल खत्म हो रहा है, तो ये बिल ऑफ बिल्स पेबल को क्रेडिट करेगा, वो डेबिट कर देगा क्योंकि भाई इसका बिल खत्म हो रहा है। मैं काले पेन से लिखता हूं ज्यादा बेहतर है, सफेद पेन नहीं दिख रहा ना भाई, एक मिनट रुको। बिल पेबल को वो भाई साहब करेगा डेबिट टू, अब किसको देने बिल के बदले पैसे, ए को। तो यहां ये एंट्री करने से क्या हुआ समझना, या तो ये एंट्री है या फिर ये एंट्री, ये नहीं हो रही है, बिल पेबल डिसऑनर हो गया। तो देखो बिल खत्म हो गया और ए वापस से जिंदा हो गया। तो अगर बिल की पेमेंट हो जाती है तो हम ये वाली एंट्री करेंगे, और अगर बिल की पेमेंट नहीं होती है, डिसऑनर हो जाता है, तो ये वाली एंट्री करें। अब इसके बदले में अगर नया बिल बनता है तो वो नया कॉन्सेप्ट वापस से सर्कल जो है उल्टी चल जाएगी। तो ये केस नंबर 1 है, जब बिल क्या हो रहा है, रिटेन किया जा रहा है, उसके बाद या तो पेमेंट होती है या फिर डिसऑनर होता है। अब हर बार ऐसा नहीं होता, इन भाई साहबों के दोनों क्या है, खुजली, ठीक है। परचेज सेल की तो सेम वही एंट्री रहेगी एज इट इज, ठीक है। मैं वापस लिख देता हूँ एंट्री को, क्या है एंट्री बी टू सेल्स और बिल रिसीवेबल टू बी, 1000 रुपये है ना, और इधर क्या होती है, परचेज टू ए और ए टू बिल्स पेबल। बिल बन गया, बिल बन गया। अब बिल बनने के बाद केस नंबर 2 आता है। केस नंबर 2 हमारा क्या कहता है कि बिल डिस्काउंट करा लिया गया। अब डिस्काउंट का मतलब समझो पहले होता क्या है। डिस्काउंट का मतलब क्या है, एक तीतर उछला, बोले 3 महीने कौन रुकेगा, मेरे को तो पैसे अभी चाहिए। तो क्योंकि उसको पैसे जस्ट अभी चाहिए, पैसे उसको जस्ट अभी चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो बैंक के पास जाएगा। बैंक भाई साहब पैसे, बैंक एक फैसिलिटी देता है कि भाई ठीक है 1-2% कमीशन काट के बाकी तू ले जा हमसे। तो ये क्या जाएगा, बिल डिस्काउंट कराएगा फ्रॉम बैंक से, ठीक है। जब बैंक से बैंक बिल डिस्काउंट कराया, डिस्काउंट कराने का मतलब है बैंक को बिल दे दिया, भाई तू 3 महीने बाद लेता रही हो पैसे, मेरे को तो तू अभी दे दे। तो बैंक क्या बोलेगा, पैसे ले जा। तो बैंक अगर हाथ में पैसा दे तो कैश, खाते में पैसा दे रहा तो बैंक अकाउंट डेबिट, ये पैसा है। कुछ डिस्काउंट काटेगा वो, और टू बिल रिसीवेबल। ध्यान रखना ये बिल खुला हुआ है, मतलब किताबों में बिल का पैसा है, आपने भी यार जैसे क्रेडिट करा किताबों से बिल का पैसा गया। 1000 रुपये बिल के, मान लेते हैं 10 रुपये उसने काट लिए, ठीक है, 10 रुपये उसने काट लिए। तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, 990 रुपये उसने आपको कैश दिए, 10 रुपये आपके काट लिए और 1000 रुपये का बिल हो गया फिर, यानी कि 1000 रुपये के बिल के बदले आपको 990 रुपये मिल गए। क्लियर है। बी को कोई एंट्री मतलब नहीं है, क्योंकि वापस सुन लेना, हमारी किताब में ये तो एंट्री करने का मतलब है कि अब इंडिविजुअल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, बिल से लेना देना है। यहां पर भी ए से कोई लेना, तो ए उस बिल का क्या करता है, बी को कोई मतलब नहीं है। बी पेमेंट वाली तारीख पे बात करेगा, ठीक है, पेमेंट वाली बात तारीख आई। क्या ए को पहले से पैसा मिला हुआ है, मिला हुआ है ना, तो ये कुछ नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, एज इट इज पैसा पड़ा है, उसको पैसा मिल गया तो को मतलब ही नहीं है। बी को जरूर पेमेंट करनी है, तो बी पेमेंट करेगा बिल पेबल टू कैश या फिर बैंक। अब ये पैसा ना ए के पास नहीं जा रहा है, ये पैसा बैंक में जा रहा है बिल्स पेबल के नाम से। तो ये बैंक वाले जितने जिनके पास बिल है उनके पास ये पैसा आ जाएगा पूरे 1000 रुपए के नाम से। समझ में आ गया। सो जब डिस्काउंट कराते हैं तब इंडिविजुअल पार्टीज को कोई लेना देना नहीं होता, जिसने डिस्काउंट कराया वो अपने किताबों में एंट्री करता है, पेमेंट करते समय भूल जाता है। क्लियर। अब मान लो फिर तीतर उछल गया, नहीं हुई पेमेंट, 3 महीने बाद हमारा बैंक वाली पार्टी गई बी के पास पैसे लेने, बी ने मना कर दिया, भाई मेरे पास नहीं है पैसे। तो क्या होगा, अब सबसे पहले बैंक वापस आएगी, ए को फोन लगाई, ओए चल भाभी साहब तेरी तो बैंक क्या करेगा, ए से पैसा लेगा, तू दे दे पैसा,
ठीक है। तो अब ए से पैसा लेना, ध्यान से समझना कैसे लेगा। बीआर बैंक कैंसिल करेगा, ठीक है, और ए से पैसा लेगा। अब ध्यान से समझ लेना लॉजिक क्या है, लॉजिक समझा रहा हूं, बड़ा क्लियर लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है। यहां पर ए जो है ना, अब वो पैसे चुका रहा है, ए जो है उसको पैसे चुकाने हैं, तो ये अपनी किताबों में क्या एंट्री करेगा, टू कैश या बैंक, पैसे जा रहे हैं 1000 रुपये या मान लो 1000 ही मानते हैं, कोई डिस्काउंट चार्ज नहीं है, ठीक है, या थोड़ा सा मान लेते हैं यार, बैंक भी ऐसे पकड़ में थोड़ा देगा बैंक मान लेते हैं 50 रुपये का नोटिंग चार्ज लगा रहा है। नोटिंग चार्ज मतलब बोले तूने हमारा 3 महीना खराब किया, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इसका होगा क्या, एक ही जेब में से 1050 रुपये गए, एक खुद देगा क्या पैसे, नहीं, ये बोलेगा बी से लेके दूंगा मैं, क्या करूंगा, बी से लेके दूंगा मैं। तो यहां बी का खाता डेबिट करा, 1000 रुपये से जिंदा करा, और ये हो गए आपके नोटिंग चार्ज, कितने से, 50 रुपये से। क्लियर हो गया सबको, समझ में आ गया, इजी है, समझ में आ गया, ठीक है। ये भाई अगर डिसऑनर हो जाता है तो ये तो वही प्रॉब्लम उल्टा ही करेगा, इसको तो कोई लेना देना है ही नहीं, ठीक है। ये क्या करेगा, बिल्स पेबल खत्म करेगा, ठीक है, और 2 कर देगा ए। क्लियर। क्या होता है भाई, ए बोला मैं नोटिंग चार्ज क्यों दूं, सीधी सी बात है भाई, ए बोला मैं क्यों दूं नोटिंग चार्ज, ठीक है, बी से ही लेके दूंगा, तो ये पैसा भी अब बी के मत्थे चढ़ेगा। सो बेसिकली इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको आप चाहें तो इस तरीके से लिख देंगे इसको, क्योंकि बी को ही देना पड़ेगा वो पैसा, तो ये बी से ही लेगा पूरे पैसे और उसको समझा देगा, अलग से नोटिंग चार्ज की वैल्यू नहीं डालेगा। पर यहां पर इसको नोटिंग चार्ज की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, जस्ट बिकॉज अब पेमेंट इसको भड़ के देनी है। तो कैसे लिखेगा, देखो ये बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, यहाँ नोटिंग चार्ज लिख देगा ये 50 रुपये का, और इन टोटल हो गया ये ए को अब दे रहा है 1050 रुपये। या तो सेपरेटली करेंगे या फिर आप इसी के अंदर इंक्लूड करके कर दोगे। क्लियर हो गया। सो या तो डिसऑनर होगा या फिर पेमेंट होगा, दोनों एक साथ कभी नहीं होंगे। क्लियर। केस नंबर 3 वही सेम कंडीशन, ए बी एज इट इज, जो दोनों कहानी होती है ना वो एज इट इज चलेंगी, इसमें अपन वापस से रिपीट नहीं कर रहे। केस नंबर 3 है एंडोर्स करना। एंडोर्स करने का मतलब क्या है, ध्यान समझना। ये शॉपकीपर है, ये हमारा कस्टमर है। अब ए बाजार में गया कुछ खरीदने, शॉपकीपर बाजार में कुछ भी खरीदने आ सकता है, उसने भी उधार कर लिया, तो वो क्या कर रहा है, वो अब सी को पेमेंट नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि भाई एक काम करता हूं, मैं बीच में से हट जाता हूं, ए और सी आपस में, बी और सी आपस में निपट लेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये ए है, ये बी है और ये सी है, इसने इसको करी सेल और ये इसको बना के बेच दिया बी आर, ठीक है। इसमें उल्टी चल रही है, इसने इसको करी सेल, अब जब पेमेंट की बारी आई ना तो ए बोलेगा यार मैं पेमेंट क्यों करूं तेरे को, ठीक है, मैं पेमेंट तेरे को 3 महीने बाद करूंगा, तो एक काम कर, मुझसे पैसे मत ले, ये जो मेरे पास बिल पड़ा है ना यही तू रख ले, 3 महीने बाद तुम आपस में पेमेंट ले लेना, काम खत्म हो गया। इसको कहते हैं एंडोर्स करना, कि अब ए अपन इस साइकिल में से गायब हो गया, सी को बोल दिया तू बी से पैसे ले लियो। तो एंट्री क्या होती है एंडोर्स करने की, देखो बिल तो गया हमारी जेब में से, बिल चला गया, तो यहां पर आ जाएगा टू बिल, टू बिल रिसीवर, बिल हो गया खत्म, ठीक है। और डेबिट में किसको दे रहे हैं, बिल सी को दे रहे हैं, तो सी को कर दिया डेबिट और बिल रिसीवेबल हो गया क्रेडिट, वही 1000 रुपए से, ठीक है। यहां पर भी वही कहानी, इसको कोई मतलब नहीं है। मैंने वापस समझा लो इधर, वापस समझ लो इधर एक बार, पहले भी समझाया मैंने कि बिल के साथ इन 3 महीने में क्या हो रहा है इससे बी को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जब पेमेंट की तारीख आई तो ए को कोई मतलब नहीं, क्योंकि पेमेंट तो सी लेके चला जाएगा, बी जरूर अपनी किताबों में एंट्री करेगा, बिल पेबल टू कैश या फिर बैंक। सी नहीं लिखेगा, सी तब लिखते हैं जब बिल नहीं हो। यहां पर बिल है तो उसने बिल की पेमेंट करी है, जिसके पास वो बिल है उसको पेमेंट पहुंच जाएगी ऑटोमेटिक। क्लियर, समझ में आ गया, आगे समझो। मान लेते पेमेंट नहीं हुई, अब परेशानी भाई, पेमेंट फिर नहीं हुई, फिर फंस गया। अब सी लेकर गया बी के पास, साहब मेरे को पेमेंट दो,
बी बोला मैं तो नहीं दे रहा, तो सी बोले ठीक है मैं तुझसे क्यों लड़ूं। वो गया, एक ही कॉलर पकड़ी, बोला इधर आ बे, तू तो कह रहा था बी पैसे देगा, बी ने पैसे नहीं दिए। तो बोलेगा रुक जा भाई करते हैं। तो हमारा जो ए है वो बी से पैसे लेगा तो वो बी को वापस से कर देगा डेबिट, बिकॉज बी इज अबाउट टू गिव द मनी, ठीक है। और किसको क्रेडिट कर देगा, टू सी। बी को उसने डेबिट करा सी को, यानी कि बी से अब पैसे लेके उसको चुकाने हैं सी को, कोई और पार्टी नहीं चुकाएगी, वो चुकाएगी। ये भाई वही परेशान आत्मा, बिल पेबल टू ए, ये तो ए को ही देगा, ये तो ए को देगा, इसको सी बी से कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ गया। 3 केस। लास्ट केस देखो, केस नंबर 4 होता है कि जब आप सेंट फॉर कलेक्शन करें। अभी सेंट फॉर कलेक्शन करने का मतलब क्या है, सेंट फॉर कलेक्शन करने का बड़ा सिंपल सा मतलब होता है, ये 2 ट्रांजेक्शन एज इट इज, आपको पैसे अभी नहीं चाहिए, आप बैंक, आप भूल भुलक्कड़ आदमी, तो आपने क्या करा, बैंक में वो बिल दे दिया, पैसे नहीं लिए आपने, बैंक को बोला भाई जब तारीख आएगी तब तू ले लेना, इसको हम कहते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर। तो जब आप बैंक को स्टैंडिंग ऑर्डर पे बिल दे देते हैं तो फिर वो बैंक की जिम्मेदारी है कि जब 3 महीने होंगे तब वो आपको पैसे दे देगा। तो इसको हम कहते हैं बिल सेंट फॉर कलेक्शन। तो आपने जब बिल बैंक को दे दिया भाई 3 महीने बाद पैसे लाके दे देना, तो उसकी एंट्री क्या होगी, बी आर आपकी किताबों में से खत्म हो रहा है तो 2BR, और यहां आ जाएगा बिल सेंट फॉर कलेक्शन। ध्यान रखना पैसे नहीं आए अभी आपके पास, पैसे 3 महीने बाद ही आएंगे, इसलिए बैंक ने कोई चार्ज नहीं लिया, इसको कोई लेना देना नहीं है। ये तो तब एंट्री करेगा जब अमाउंट की क्लियरेंस होगी। मान लेते पेमेंट हो गई, पेमेंट हो गई अच्छी बात है, तो आपके कैश या बैंक में पैसे आएंगे। और क्यों आ रहे हैं, बिल के बदले नहीं, उस बिल के बदले जो सेंट फॉर कलेक्शन भेजा था। तो टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन, आपने 1000 रुपए लिखे फ्री कर दिए, इस भाई को कोई लेना नहीं है तो पेमेंट कर रहा है बस। ये एंट्री क्या करेगा, बिल पेबल टू कैश या फिर बैंक। क्लियर, समझ में आ गया। आखिरी देख लो, बिल हो गया डिसऑनर, इनकी और परेशानी, बिल हो गया डिसऑनर, बिल के पे वैसे ही नहीं आए। अब जब बिल के पैसे आए ही नहीं तो की करा, तो सबसे पहले ये एंट्री नहीं होगी, जो सेंट फॉर कलेक्शन भेजा है वो वापस आ जाएगा एज इट इज वापस आ गया। और अब पेमेंट किससे आएगी, बी से, या नोटिंग चार्ज हो तो बीच में आप लिख देंगे नोटिंग चार्ज है, अगर हो तो, नहीं हो तो छोड़ देना, ठीक है। क्लियर हो गया, इसको वही, ये तो कुछ नहीं करेगा, ये हो गया बिल्स पेबल टू ए, कि भैया वापस से ए को ही पेमेंट देनी है, नोटिंग चार्ज हो तो इसमें बीच में देख लेंगे। समझ में आ गया, क्लियर हो गया बालकों। तो ये हो गए आपके बिल के 4 केसेस और उनकी चारों के चारों की कहानी। अब इस कक्षा को अंत करने से पहले, चैप्टर पूरा हो गया है, तो इस चैप्टर से रिलेटेड हम अगली MCQ क्लास रखने वाले हैं, जिस क्लास के अंदर हम इस चैप्टर से रिलेटेड MCQ करने वाले हैं। तो डिस्क्रिप्शन में उस क्लास का लिंक है, फटाफट से जाके एनरोल कर लेना। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ। लाइव क्लासेस ज्वाइन करने के लिए अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक का इस्तेमाल करें यूजिंग कोड गौरव जे। टिल देन गाइस कीप ऑन वाचिंग, गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।